मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार बंद की, चुनाव आयोग के फैसले पर पूर्व चुनाव आयुक्तों के सवालों की, देखेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को, क्या फिर शुरू होगी ईरान इजरायल की जंग, जानेंगे कैसे गुजरात में पुल हादसे को लेकर घिरी बीजेपी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के चुरू में वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान क्रैश, दोनों पायलटों की गई जान, गांव में बिखरा प्लेन का मलबा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीएम फडणवीस ने स्पीकर से की अपील, गायकवाड़ का कैंटीन कर्मचारी को पीटने का वीडियो आया सामने। दिल्ली हाईकोर्ट में शर्जील इमाम और उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ा है मामला। Hello, my name is लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 176 अंकों की गिरावट के साथ 83,536 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 46 अंकों की गिरावट के साथ 25,476 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन ये चुनाव आयोग की कोशिश सवालों में घिर गई है, क्योंकि आयोग की तरफ से वोटिंग लिस्ट में नाम बनाए रखने के लिए नागरिकता का प्रूफ मांगा जा रहा है, जिसे लेकर महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। तो कैसा रहा बंद का असर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बिहार बंद का जबरदस्त असर दिखाई दिया। पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया गया। शहर की मुख्य सड़कों पर कहीं क्रिकेट मैच खेला जा रहा था तो कहीं धरना और प्रदर्शन हो रहा था। रेलवे ट्रैक पर आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों ने सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल दिया। वैशाली में हाजीपुर में आरजेडी विधायक सड़क पर क्रिकेट खेलते नजर आए। पटना हाजीपुर गांधी सेतु एवं हाजीपुर मुजफ्फरपुर सड़क मार्ग को भगवानपुर एवं गौरोल में राजद समर्थकों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। आरजेडी नेताओं ने दरभंगा जंक्शन पर नमो भारत ट्रेन को रोक दिया। मधुबनी में भी रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। भागलपुर, गया, कैमूर में भी सड़कों पर चक्का जाम किया गया। पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया में भी बंद का असर साफ साफ दिखाई दिया। तो वहीं पटना में सभी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस नेताओं की तरह बात करते हैं। बीजेपी को पता चल गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, वो अब बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। तो तेजस्वी यादव ने कहा, 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे तो हम लोग चुप। चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है। क्या गुजरात के 2 लोग तय करेंगे कि कौन बिहारी मतदाता वोट दे सकता है और कौन नहीं? चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। गरीब लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले उनके नाम हटाए जा रहे हैं और फिर उनकी पेंशन और राशन भी छीन लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला तो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से इसका जवाब आया कि इंडिया गठबंधन जनता में भ्रम फैला रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से महागठबंधन के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया, तो पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग की शक्तियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, उससे कई लोग चिंतित हैं। पूर्व सीजीआई तो इस पर चिंता जाहिर कर ही चुके हैं और अब कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस प्रक्रिया से वोटरों के नाम काटे जाने की आशंका जताई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विपक्ष और वरिष्ठ वकीलों के बाद अब पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व आयुक्तों का कहना है कि चिंता इस बात की है कि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में तो कई लोगों के नाम होंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट से ये गायब हो सकते हैं।
इससे लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही राज्य में चुनाव होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, जो पहले चुनाव आयोग के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे, अब वो चुनाव आयोग के फैसलों को सही नहीं मान रहे। उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव से ठीक पहले हालात बिगड़ सकते हैं। रावत ने कहा कि चुनाव आयोग जो तरीका बता रहा है, उससे लगता है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, उसमें कई लोगों के नाम सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर ही शामिल होंगे, जरूरी कागज बाद में लिए जाएंगे। ये सही नहीं है। इनके अलावा पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची संशोधन और उससे जुड़े विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि क्या यह उचित समय है जब किसी राज्य में 4 महीने बाद या 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। दूसरा, 2003 से पहले और 2003 के बाद के बीच जो अंतर किया गया है, क्या अतीत में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी? कई अन्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त भी इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं। कई लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को साफ करना चाहता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए चुनाव से पहले अधिक समय मिलना चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से इस पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में चुनाव आयोग बुरा गिरने वाला है। चुनाव आयोग के एक फैसले ने उसे बुरी तरह फंसा दिया है, तो विरोध मोदी सरकार की नीतियों का भी हो रहा है। अपना विरोध जताने के लिए 9 जुलाई को देश भर में ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद बुलाया, जिसका पूरे देश में असर देखने को मिला। लाखों वर्कर्स ने इसका हिस्सा बनकर अपना विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा और ग्रामीण मजदूर यूनियनों ने भी इस बंद का समर्थन किया। तो क्या है ट्रेड यूनियंस की मांग और कैसा रहा देश भर में इस बंद का असर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का देश भर में असर देखने को मिला। जहां पश्चिम बंगाल और केरल में सड़कों पर हलचल और प्रदर्शन का माहौल रहा, वहीं भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कोलकाता के जादवपुर में वामपंथी यूनियनों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो केरल में भी बंद समर्थकों ने सड़कें जाम कर दी। लगभग 25 करोड़ कर्मचारियों ने इस बंद में हिस्सा लिया, जिसमें बैंक, बीमा, डाक, कोयला खदान, राजमार्ग और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल रहे। यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार के आर्थिक सुधार श्रमिकों का हक छीन रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय रिटायर्ड लोगों को कुर्सी थमा रही है। रेलवे, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, स्टील और शिक्षा क्षेत्रों में रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती का हवाला देकर यूनियनों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ट्रेड यूनियंस ने जोर देकर कहा कि देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन 20-25 साल के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। सरकार की नीतियां नौजवानों के सपनों को कुचल रही हैं। यूनियनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन श्रम विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। मजदूरों की मांग है कि सरकार न सिर्फ इन संहिताओं को रद्द करे, बल्कि नौकरी की स्थिरता, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली नीतियां बनाए। भारत बंद का असर देश के अलग अलग कोने में दिखाई दिया। लोगों के विरोध भरे स्वर हर कोने से गूंजते सुनाई दिए। वैसे इस वक्त जो सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो ये है कि क्या इजरायल और ईरान में फिर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक को लेकर खबर आ रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा है कि ईरान पर हमले का यही सही समय है। नेतन्याहू ने मीडिया के सामने भी कहा कि वो शक्ति से शांति में यकीन करते हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले की रणनीति बना ली है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान के साथ 12 दिन की जंग में इजरायल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि अमेरिका के हमले भी फेल हो गए। लेकिन अब इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू बदले के मूड में हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साफ कहा कि ईरान पर हमले का ये सही समय है, जिसके बाद ईरान और इजरायल के बीच लागू सीजफायर सवालों से घिर गया है कि क्या अब ये टूटने वाला है। दरअसल नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की इजाजत ट्रंप से मांगी है। नेतन्याहू ने कहा है कि यही सही समय है जब ईरान पर हमला किया जाए, नहीं तो देर हो जाएगी। नेतन्याहू इस बात से नाखुश बताए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करना चाहते हैं और इससे पहले कि ईरान की तरफ से वार्ता के लिए सहमति जताई जाए, वे चाहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाए और इस बार सिर्फ इजरायल ही नहीं, अमेरिका भी ईरान पर शुरुआत से ही हमला करे।
क्योंकि अकेले ईरान का सामना करना इजरायल को कितना भारी पड़ सकता है, ये इस जंग में नेतन्याहू ही नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है। इसलिए मीडिया से बात करते हुए भी नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि जब इजरायल और अमेरिका एक साथ खड़े होते हैं तब महान परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि हम शक्ति से शांति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, पहले शक्ति फिर शांति। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो निर्णायक कदम इजरायल के समर्थन में उठाए, उससे मध्य पूर्व में बड़ा बदलाव आया है। से अलगाव पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अब तक उस पर कोई प्रभावी आदेश नहीं आया। CJAR के बयान ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, तो मुश्किलें गुजरात की बीजेपी सरकार की भी बढ़ गई हैं। गुजरात में बारिश के मौसम के बीच बड़ा हादसा हो गया है। महिसागर नदी पर स्थित गंभीरा ब्रिज अचानक बीच से टूट गया। इस हादसे में पुल पर मौजूद गाड़ियां एक झटके में नदी में जा गिरी। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। अचानक इस पुल के ढहने को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार सवालों से घिर गई है। तो कैसे हुआ यह हादसा, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में मानसूनी बारिश का कहर बरपा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की खबरें आ रही थी। कई घरों में पानी भर गया था और अब अचानक एक पुल बीच से टूट गया, टूटकर नदी में गिर गया। जी हाँ, बारिश की वजह से महिसागर नदी पर स्थित गंभीरा ब्रिज टूट गया। अचानक हुई इस घटना में पुल पर मौजूद कई गाड़ियां महिसागर नदी में गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक नदी में 2 ट्रक, एक बोलेरो जीप सहित 4 गाड़ियां गिरी। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि कई गाड़ियां नदी में गिरी हुई हैं, जबकि एक टैंकर तो पुल पर लटका ही रह गया। ये ब्रिज 45 साल पुराना बताया जा रहा है। ये मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। वडोदरा और आणंद के बीच आवाजाही में इसकी काफी अहम भूमिका है, लेकिन अब इसके टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में लोगों को ज्यादा समय लगेगा। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब तक इस घटना में 10 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और PMNRF यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जान जाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। लेकिन इस घटना ने गुजरात सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे ये पुल अचानक ढह गया। अभी तो बारिश शुरू ही हुई थी। क्या इसकी मरम्मत नहीं की गई? क्या इस पुल की देखभाल में लापरवाही बरती गई, या फिर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? पीएम मोदी के गृह राज्य में घटी इस घटना ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस हादसे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल नोबेल के लिए ट्रंप के नामांकन को लेकर भी उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बता रहे हैं। इजरायल और पाकिस्तान की तरफ से उन्हें नामांकित भी कर दिया गया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अजीबोगरीब बताया है और साथ ही नोबेल पुरस्कार के इतिहास में चयनों और चूकों को याद दिलाया। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख आसिम मुनीर और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा ट्रंप की पैरवी को कांग्रेस ने पिछली सदी के सबसे अजीबोगरीब नामांकनों में से एक करार दिया। पार्टी ने नोबेल के इतिहास में विवादास्पद चयनों का जिक्र किया, जैसे 1935 में इटली के तानाशाह मुसोलिनी, 1945 और 48 में सोवियत संघ के स्टालिन, 2001 में क्यूबा के फिडेल कास्त्रो और 2013, 14 और 2020 में रूस के व्लादिमीर पुतिन का नामांकन। 1938 में हिटलर के ऑस्ट्रिया विलय और सुडेटेनलैंड कब्जे के बाद भी ऐसे नामांकन हुए। ऐसे में नोबेल पुरस्कार के नामांकन पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसा। Tesla is finished. कहा, नोबेल पुरस्कार के नामांकन की जानकारी 50 साल बाद ही सार्वजनिक होती है। मसलन 2025 के नामांकन 2075 में सामने आएंगे, लेकिन नामांकनकर्ता अपनी पसंद का ऐलान करने को स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान और इजरायल के नेताओं ने गर्व से घोषणा की कि उन्होंने ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए चुना। ये सुनकर तो शांति भी हैरान होगी। रमेश ने याद दिलाया कि महात्मा गांधी को 1937 से 48 तक 12 बार और जवाहरलाल नेहरू को 1950 से 61 तक 13 बार नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने 1973 में हेनरी किसिंजर को मिले विवादास्पद पुरस्कार का भी जिक्र किया। कांग्रेस का यह बयान न केवल ट्रंप के नामांकन पर सवाल उठाता है, बल्कि नोबेल पुरस्कार की चयन प्रक्रिया पर भी कटाक्ष करता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पूरे देश की तरह से बिहार में भी आज
चक्का जाम था, लेकिन एक चक्का जाम जो था विपक्षी एकता का, जिसे आज राहुल गांधी की उपस्थिति ने बिहार में जाकर के खत्म सा करवा दिया। निश्चित ही इससे बिहार में बीजेपी, जेडीयू और साथ में चुनाव आयोग की नींद भी हराम हो गई होगी।